नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी कि महाराष्ट्र में जो हलचल है, राजनीतिक हलचल, वो किस दिशा में जा रही है। उसकी दूसरी कड़ी के तौर पे आज आपको बता दूं कि शरद पवार ने तो अपनी जगह तय कर ली है, चूंकि ऐसे भी उनका जीवन का अवसान है राजनीतिक करियर का, चूंकि उम्र में हो गए हैं वो। और एक तरह से समझिए कि शरद पवार जी की जो राजनीति है वो उनके घर में सीमित रह गई। सुप्रिया को उन्होंने बनाना चाहा कि सुप्रिया लीड करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रिया जो है उस तरह से एक्टिव हो ना पाई, या कहिए उतना प्रभावशाली नहीं हो पाई। अजित पवार ने अपना दमखम दिखा दिया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि शरद पवार के बाद अजित पवार। तो उनकी राजनीति तो सिर्फ सेफ हो गई, उनकी परिवार में रह गई राजनीति। और जो शरद पवार जी की राजनीति है उसमें कोई बहुत वैचारिक स्थान तो है नहीं, वैचारिक जगह नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब से उभरे हैं, राहुल गांधी खास करके इधर अगर पिछले 1-2 सालों की बात करें तो राहुल गांधी विचारधारा पे बड़ा जोर से ध्यान दे रहे हैं। और खास करके जब बात हो रही है संविधान की, कि एक वो जो संविधान के साथ खड़ा है और दूसरा वो जो हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा है। जो संविधान के साथ खड़ा है वो हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा नहीं हो सकता, और जो हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा है वो संविधान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। शरद पवार जी, हालांकि उनकी राजनीति जो है वो सांप्रदायिक राजनीति कभी नहीं रही, उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की, लेकिन संविधान के साथ खड़े होने वाली राजनीति की जगह उनको अब ज्यादा सूट करने लगी है राजनीति सत्ता के साथ खड़े होने वाली। और खास करके जो रीजनल पार्टीज है उनकी ये चिंता है कि वो कहाँ खड़ा, वो वैचारिक लड़ाई लड़े या सत्ता की लड़ाई लड़े। अब वैचारिक लड़ाई लड़ने में जो है वो सत्ता की राजनीति छूटने भी लगती है, क्योंकि विपक्ष में आपको आके आना आकर के खड़ा होना पड़ता है। और कहा जा रहा है कि अजित पवार जो वापस जो टूट करके आए, वो शरद पवार की मर्जी भी थी उसमें, ताकि वो एक कहावत है ना कि घी कहाँ गिरा, तो घी दाल में गिरा। तो वही रह गया कि आप चाहे शरद पवार के साथ खड़े होइए या आप अजित पवार के साथ खड़े होइए, आप पवार फैमिली के साथ खड़े। और कल जो मैंने बतलाया था आपको कि जो अजित पवार की जो माता जी हैं, आशाताई पवार, उन्होंने प्रार्थना की थी कि शरद पवार की जो फैमिली या जो पवार फैमिली है वो इकट्ठा हो जाए राजनीतिक तौर पर भी, और वो हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किल ये है कि जो पार्टी में दो फाड़ हुई, उसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी तरफ राज ठाकरे नहीं, दूसरी तरफ शिंदे आके खड़े हो गए। तो शिंदे जो है ठाकरे परिवार से बाहर के व्यक्ति, तो जाहिर है यहाँ पे बेचैनी है ठाकरे परिवार में कि अगर एक नाथ शिंदे के पास अगर विरासत चली जाती है तो मुश्किल हो जाएगी फिर फैमिली की। लेकिन सवाल उठता है कि जो उद्धव ठाकरे जो रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं वो रास्ता क्या है। फिलहाल लगता है वो कंफ्यूज है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किधर जाना है। उनको संविधान के साथ खड़ा होना है या उनको हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। जो शिवसेना पार्टी का जो उदय हुआ था, जो बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की शुरुआत की थी, उसमें मूल था मराठीवाद, प्रांतवाद, मराठी फर्स्ट। लेकिन 90 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो मराठी फर्स्ट का नारा जो है धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, और बाल ठाकरे जी को लगा कि ये पार्टी को विस्तार देना पड़ेगा, क्योंकि मराठीवाद चलेगा नहीं। ग्लोबल जब वर्ल्ड हो गया है तो जाहिर है मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और मुंबई की राजनीति उनके लिए बड़ा फेमस थी। मुंबई की राजनीति मूल है शिवसेना की, यहीं से पार्टी शुरू हुई थी और यहीं से विस्तार पाया था मराठीवाद के रूप तौर पर। तो उन्होंने ग्लोबल, तो अब ग्लोबल क्या हो सकता है, तो उन्होंने हिंदू का रास्ता अख्तियार किया। तब बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं थी, बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी थी, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कोई हैसियत नहीं थी उस तरीके से। जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि शिवसेना की पीठ पे चढ़ करके बीजेपी सत्ता का रास्ता तक पहुंची थी महाराष्ट्र में। खास करके 1995 में पहली बार सरकार बनी थी, और मनोहर जो से मुख्यमंत्री बने थे जो शिवसेना के नेता थे, और बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना थी। बाला साहब ठाकरे की बड़ी बकत हुआ करती थी उस वक्त। तो उस समय हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चले। और याद कीजिए कि जो
बाबरी मस्जिद अब ढहा ही गई और बीजेपी के सारे नेता भाग गए कि हमने नहीं ढहाया, हमने नहीं ढहाया। तो बाल ठाकरे जी ने कहा था कि हमारे शिव सैनिकों ने ढहाया और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनकी चर्चा की गई कि हिंदुओं का असली अगर कोई सम्राट है तो बाला साहब ठाकरे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में अपने चरम पर थे, उस समय वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए, और कहा जाता है कि यह तय हो गया था कि ये जो मोदी जी हैं उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वाजपेयी जी नहीं चाह रहे थे वो सत्ता में रहें, अडवाणी जी चाहते थे। इसलिए अडवाणी जी ने बाला साहब ठाकरे से बात की और कहा कि जो है वाजपेयी साहब को आप ही समझा सकते हैं। और फिर वाजपेयी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि कड़क हिंदू है मोदी, रहने दीजिए उसको। और इस तरह से बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता बची रह गई, नहीं तो उसी समय वो हटा दिए जाते। लेकिन ये भी बाद में ये भी हुआ कि बाला साहब ने कहा था कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करेगा, चुनाव प्रचार नहीं करेगा। और जब तक बाला साहब रहे, नरेंद्र मोदी यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आए। लेकिन उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे के साथ टकराव हुआ। जो 2014 की विधानसभा थी उसमें भी दोनों अलग अलग लड़े, फिर सीटों को लेकर के झड़प हुई और जो है अलग अलग दोनों चुनाव लड़े, फिर बाकी बाद में दोनों साथ आए, सरकार बनी। लेकिन 2019 में झगड़ा हुआ जो आप सब जानते हो, उसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाता। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी एक बड़ा उत्साहजनक कहिए की स्थिति थी, क्योंकि 9 सीटें शिवसेना को मिली थी टूट के बाद। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को हार मिली, इससे तिलमिलाना लाजमी है। और उद्धव ठाकरे तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए, पार्टी को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, पार्टी को बचाया कैसे जाए। क्योंकि पार्टी का जो जनाधार था हिंदुत्व वाला, वो एकनाथ शिंदे लेकर के चले गए। मराठी वाला भी भाव समझिए एकनाथ शिंदे लेके चले गए। तो अब हिंदुत्व की अगर बात करते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ा चेहरा है आज की तारीख में, हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना कहाँ है? और शिवसेना चूंकि कांग्रेस के साथ सरकार बना चुकी, एनसीपी के साथ सरकार बना चुकी, तो हिंदुत्व के एजेंडा लेकर के चलने वाली पार्टी अब रही नहीं वो। बीजेपी उसको खारिज कर दिया और जो प्रदेश की जनता है उसने भी खारिज कर दिया। अब फिर दूसरी बात उठी, अभी ये चर्चा इसलिए चल रही है कि मराठीवाद पे वापस आना चाहते हैं शिवसेना के लोग, सलाह दे रहे हैं उद्धव को कि आप वापस उसी ट्रैक पे आइए। लेकिन मुझे लगता है वो भी एक भूल भुलैया होगा। मराठीवाद चलेगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मराठीवाद चल रहा होता तो राज ठाकरे की पार्टी बेहतर परफॉर्म करती। राज ठाकरे की पार्टी के पास आज एक भी विधायक नहीं। जब शुरुआत में उन्होंने पार्टी बनाई थी तो लगा था कि बाला साहब ठाकरे के वारिस दरअसल यही है, उत्तराधिकारी दरअसल यही, और मराठीवाद उन्होंने पकड़ के रखा भी। उस समय उनको सीटें भी मिली थी, 13-14 सीटें मिली थी। लेकिन दूसरा जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो बहुत कम हो गया। फिर तीसरे अभी की विधानसभा में तो सीट भी नहीं आई। तो एक तरह से राज ठाकरे गौन हो गए। अब ऐसे में क्या ये जो मराठीवाद है वो शिवसेना को रास्ता दे सकता है, इसमें संदेह है। तो अब सवाल उठता है कि अगर उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचानी हो, अपने पिता की विरासत बचानी हो, तो क्या करना होगा, क्या करे वो? हिंदुत्व की राह चले तो बीजेपी वहां खड़ी है, अगर मराठीवाद की राजनीति करे तो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गया, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब सब सिमटा हुआ तो है नहीं। जब अमेरिका का आदमी यहाँ का आदमी अमेरिका, पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह, एक दुनिया एक गांव की तरह हो गया, वैसे में मराठी और ये कहाँ चलने वाला है? और अभी तो वैसे भी राष्ट्रवाद का दौर है, बीजेपी जिस तरह से चीजें कर रही है। और दूसरा पक्ष जो है वो संविधान है, संविधान में प्रांतवाद की कोई भूमिका नहीं है। संविधान के साथ चलने के लिए आपको सब त्यागना पड़ेगा, हिंदुत्व भी त्यागना पड़ेगा और मराठीवाद भी त्यागना पड़ेगा। तो क्या उद्धव ठाकरे इनमें से दोनों में से कोई भी त्यागने को तैयार है? हिंदुत्ववाद अगर त्यागते हैं तो उनको लग रहा है कि हमारी हार इसीलिए हुई कि हम
हिंदुत्व वाले एजेंडे पे पीछे छूट गए। जैसा कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा थे उससे दूर हो गए, हिंदुत्व वाले विचारधारा से दूर हो गए उद्धव, क्योंकि बाला साहब तो जो है कट्टर हिंदू थे, वो हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में पड़ करके, या कहिए कि कांग्रेस के शरद पवार के भी आरोप लगा के शरद पवार के चक्रव्यूह में फंस करके उधर चले गए और सब गड़बड़ कर दिया। तो शिंदे ने तो अपनी एक जगह बना दी, लेकिन अब सवाल है उद्धव ठाकरे का क्या होगा। और कह रहे हैं कि जो संजय राउत ने कहा है कि तारीफ की है देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस के लिए, उसको लेकर के बात की जा रही है कि वो, कुछ लोगों ने कहा, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आज कहा था कि मजाक किया है। हालांकि मजाक नहीं किया, वो सीरियसली कहा है संजय राउत ने, जो संपादकीय लिखा है। और अभी शिवसेना की जो आंतरिक कमिटी है वो लड़ाई नहीं करना चाहती है बीजेपी के साथ, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर बीजेपी के ट्रैक से एकदम हट जाते हैं तो कोई विचारधारा बचती नहीं। ऐसे में अब शिवसेना क्या करे, ये सबसे बड़ा सवाल। कई लोग कह रहे हैं कि उनको जो है, जो उनके दादाजी थे, बाला साहब ठाकरे के पिताजी जो हुए, जो उद्धव ठाकरे के दादाजी हुए, प्रबोधन कार ठाकरे, उनके रास्ते पर उनको चलना चाहिए। प्रबोधन कार ठाकरे जो थे वो एक समाज का उन्नयन चाहते थे, सामाजिक न्याय, जो आज जो कांग्रेस जिसकी बात कर रही है सामाजिक न्याय की, वो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, वो हिंदुत्ववादी नहीं थे। और जो समाज के जो गैर ब्राह्मण जो समाज था उसको वो स्पेस देना चाहते थे, देश की व्यवस्था में, सत्ता में, सामाजिक सुधार चाहते थे। उद्धव ठाकरे के लिए वही रास्ता बचता है, क्योंकि बीजेपी जो है, जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व है ब्राह्मणवादी हिंदुत्व, उसमें सामाजिक न्याय वाला स्पेस नहीं है। सामाजिक न्याय करने का ढोंग बीजेपी करती है, क्योंकि अपने जो राजनीतिक स्तर पर उसने, कार्यकर्ता स्तर पर उसने तमाम जातियों को, लोगों को दिया है प्रतिनिधित्व, लेकिन सामाजिक स्तर पर वो बदलाव करती हुई बीजेपी दिखाई नहीं पड़ती। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप देखिए, आरक्षण को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, महिलाओं को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, और जो गैर ब्राह्मणवाद है उसको लेकर के बीजेपी क्या सोचती है। तो आप हर जगह देख लीजिए, वो पूरा पूरा का पूरा आरएसएस जो है वो ब्राह्मणवादी सोच पे खड़ा है, जहां सवर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को लेकर के कितनी दूरी बरत ली है, शिक्षा को इतना ने शिक्षा को दूर कर दिया है आम आदमी से कि आज सामान्य आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता, सामान्य घर का लड़का कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ले सकता, इतनी महंगी हो गई शिक्षा, क्योंकि हर जगह निजीकरण हो रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, सरकारी कॉलेजेस में उस तरह के जो टेक्निकल पढ़ाई होती है वो बहुत लिमिटेड सीट है, कैंडिडेट्स ज्यादा है, नए बड़े कॉलेज उस तरह के खुल नहीं रहे हैं, खोले नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो जाहिर है उसमें जो दलित पिछड़ा समाज है वो पिछड़ जाएगा। तो अब उद्धव ठाकरे अगर इस रास्ते चलते हैं कि जो शिवाजी महाराज कहते कि शिवाजी महाराज अपने शासन के लिए लड़ रहे थे और उसमें जो है दलितों वंचितों के लिए स्थान था, और उसमें शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है रोल रखता है कि दलित वंचित समाज की भागीदारी हो, और वो मुस्लिम विरोध उसमें नहीं था। उद्धव ठाकरे अगर इस रास्ते चलते हैं सामाजिक न्याय के रास्ते, तो उनके लिए स्कोप है, और सामाजिक न्याय का रास्ता फिर वो कांग्रेस के साथ जुड़ता है। या कहिए कि कांग्रेस जिस सामाजिक न्याय को लेकर के चलना चाहती है, अगर उद्धव ठाकरे जमीन पर इस पर काम करते हैं तो उनके लिए स्पेस बनता दिखाई पड़ता है, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत है, किधर जाए। हिंदुत्व में उनके लिए बीजेपी खड़ा है उनके सामने, मुंह फाड़ करके, जिसको कहते हैं शेर बन करके, और संविधान को अगर लेके चलते हैं तो सामाजिक न्याय को अपनाना पड़ेगा, जो हिंदुत्व नहीं छोड़ना चाहते, मराठीवाद नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जो कंफ्यूजन है वो उद्धव ठाकरे को दूर करना पड़ेगा, और अगर नहीं दूर करेंगे तो फिर बीएमसी चुनाव में भी
जो एक उनको लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में अगर हम अकेले लड़ते हैं तो हमारा कैडर, हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ आ सकते हैं, वो चूकता नजर आएगा। उसमें बीजेपी और शिंदे मिलकर के सेंध मारने में कामयाब हो जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए अब यही एक रास्ता बचता है। अब उद्धव ठाकरे क्या तय करते हैं वो जाने, लेकिन शरद पवार ने अपनी राह तय कर दी। पवार फैमिली के पास राजनीति रहेगी महाराष्ट्र की, और सत्ता की राजनीति रहेगी। अगर समझिए सुप्रिया सुले जो है वो एनसीपी अलग बना के भी रखती है, तो उधर कांग्रेस की तरफ सत्ता आएगी तो वो साथ खड़ी, इधर बीजेपी के साथ अगर है ये अजित पवार तो सत्ता इनके पास है, इनकी फैमिली है सत्ता में। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।